नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, हमारे देश में उत्तराधिकार केवल कानून ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का पार्ट भी रहा है। हर पिछली पीढ़ी के ना रहने पर उसकी कमाई हुई प्रॉपर्टीज अगली पीढ़ी या पीढ़ियों को मिल जाती है और इसी को उत्तराधिकार बोलते हैं। यहाँ उत्तराधिकार भी दो टाइप का हो सकता है। पहला टेस्टामेंट्री सक्सेशन और दूसरा है इंटेस्टेट सक्सेशन। जहां टेस्टामेंट्री सक्सेशन में प्रॉपर्टी का ऑनर अपनी कोई वसीयत बना जाए तो उसके ना रहने पर उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसकी विल के अनुसार विल के बेनिफिशियरीज में बांट दी जाएगी। और जहां कोई वसीयत किसी व्यक्ति ने नहीं बनाई है वहां ये देखा जाएगा कि मरने वाले व्यक्ति की संपत्तियों के संबंध में उत्तराधिकार का कौन सा कानून लागू होता है और उस आधार पर ऐसे मरने वाले व्यक्ति की संपत्तियां उसके उत्तराधिकारियों में निहित होती हैं। उत्तराधिकार के बारे में एक धारणा ये रही है कि कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को अपने पहले की पीढ़ी से उत्तराधिकार में मिली है तो उस प्रॉपर्टी पर ऐसे व्यक्ति का एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। मतलब कि जिस व्यक्ति ने उत्तराधिकार में कोई प्रॉपर्टी प्राप्त की है तो ऐसे प्रॉपर्टी प्राप्त करने वाले व्यक्ति के आगे की पीढ़ी को भी उस प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो के जरिए क्लियर किया है और ये बताया है कि दादा की प्रॉपर्टी पर हर परिस्थिति में पोते का अधिकार हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति की एक्वायर की हुई थी और उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी उसके क्लास 1 के उत्तराधिकारियों को मिल जाती है और उन्होंने उसका विभाजन कर लिया है तो वो क्लास 1 के उत्तराधिकारियों की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ जाएगी और उससे आगे की पीढ़ी को उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक ये भी रहा है कि किसी व्यक्ति की डेथ हुई और उसकी प्रॉपर्टी को उसके क्लास 1 के उत्तराधिकारियों ने आपस में बांट लिया तो जिस व्यक्ति के हिस्से में प्रॉपर्टी का जो भाग आया, मतलब कि किसी व्यक्ति ने पेरेंटल प्रॉपर्टी पार्टीशन में प्राप्त की है तो उस प्रॉपर्टी पर ऐसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकार का नेचर क्या होगा। मतलब कि वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रॉपर्टी की तरह मिलेगी या फिर अगली पीढ़ी को ऐसे व्यक्ति के जीवित रहते उस प्रॉपर्टी में कोई अधिकार प्राप्त होंगे। इस प्रश्न को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके दादाजी की कमाई हुई कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपके दादाजी की डेथ के बाद आपके पिताजी और उनके भाइयों ने आपस में बांट लिया तो जो हिस्सा आपके पिताजी को मिला उसमें आपका अधिकार होगा या नहीं। इस सवाल पर प्रचलित कानून को ठीक से समझने के लिए ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज और अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज को जानना जरूरी होगा। इसको डिटेल में तो हमने चैनल पर एक अन्य वीडियो में समझा रखा है, जो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए लिंक के जरिए देख सकते हो। अभी शॉर्ट में इन दोनों टर्म का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्रॉपर्टी मिली तो है, लेकिन अगर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को आगे डिस्पोज ऑफ करना चाहे तो उस पर प्रतिबंध होते हैं, क्योंकि उसके आगे की पीढ़ी का हित भी ऐसी प्रॉपर्टी में निहित हो जाता है। दूसरी तरफ अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज का मतलब कि किसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में कोई प्रॉपर्टी मिली और साथ में उसे जो अधिकार मिले उन पर किसी टाइप की रोक नहीं है। वो व्यक्ति जैसे चाहे उन प्रॉपर्टीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कैपेबल रहेगा और उसके आगे की पीढ़ी को इस बाबत ऑब्जेक्शन करने का कोई राइट नहीं होगा। काफी बार परिवारों में ये विवाद देखा जाता है कि पिताजी को कोई प्रॉपर्टी दादाजी से मिली तो आगे की पीढ़ी का ये ऐतराज रहता है कि प्रॉपर्टी पिताजी ने दादाजी से प्राप्त की है तो उसमें आगे की पीढ़ी के लोगों का भी हिस्सा होगा, इसलिए पिताजी उसको मनमाने ढंग से बेच नहीं सकते। कुछ परिस्थितियों में यह बात सही भी है जब वो प्रॉपर्टी कोपार्टनरी यानी परिवार की जॉइंट प्रॉपर्टी रही हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी दादाजी की सेल्फ एक्वायर्ड हो और दादाजी की डेथ के बाद पिताजी को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बंटवारा यानी पार्टीशन से प्राप्त हुआ हो तो पार्टीशन में प्राप्त हिस्से को उस व्यक्ति का व्यक्तिगत माना जाता है, यानी वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में माना जाएगा और ऐसे बंटवारे में प्राप्त हिस्सा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वो अपने हिस्से को किसी तरह से डिस्पोज ऑफ कर सके। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार अपने जजमेंट्स में कहा है और अभी हाल ही में फिर से दिनांक 22 अप्रैल 2025 को एक रिपोर्टेबल जजमेंट में बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी उसकी पिछली पीढ़ी की संपत्ति होने के कारण से विभाजन में प्राप्त हुई है तो उस व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी पर सभी अधिकार प्राप्त होंगे
जिसमें प्रॉपर्टी को बेचने या ट्रांसफर करने के अधिकार भी शामिल हैं। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को पढ़ते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर केस में परिस्थितियां क्या रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल को जो निर्णय दिया उसमें विवाद ऐसा था कि परिवार की संयुक्त संपत्तियों का विभाजन 4 भाइयों के बीच 1986 में हुआ, जिनमें से एक भाई ने विभाजन में मिला अपना हिस्सा अपने ही दूसरे भाई को वर्ष 1989 में बेच दिया। जिस भाई ने वो हिस्सा खरीदा था उसने अपने दूसरे भाई से खरीदा हुआ हिस्सा और जो उसे खुद को विभाजन में हिस्सा मिला था, दोनों हिस्से वर्ष 1993 में किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए। इसको हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ग्राफ से प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक्स वो व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है और जिसकी प्रॉपर्टी एक्वायर की हुई थी। एक्स के बाद उसके 4 उत्तराधिकारी ए, बी, सी और डी हुए, जिन्होंने अपने पिता की डेथ के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया और अपना अपना हिस्सा अलग से प्राप्त कर लिया। अब ए ने अपना प्राप्त किया हुआ हिस्सा 1/4 अपने भाई बी को बेच दिया, तो बी के पास कुल प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा आ गया। जब बी ने अपने पास का आधा हिस्सा बेचा तो बी के वारिसों ने इस पर आपत्ति की थी, जिस पर फाइल किया गया केस के सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। बी ने अपना हिस्सा जो बेचा उसमें 2 नेचर की प्रॉपर्टी हुई, क्योंकि 1/4 हिस्सा तो उसको पार्टीशन में मिला था और बाकी 1/4 हिस्सा उसने अपने भाई से खरीदा था। तो जो हिस्सा बी ने अपने भाई से खरीदा उसके लिए तो कोई डाउट नहीं था कि वो बी ने अपनी कमाई से खरीदा होने के कारण से वो 1/4 हिस्सा उसका सेल्फ एक्वायर्ड हुआ। लेकिन बाकी 1/4 हिस्सा जो बी को पार्टीशन में मिला था उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बार किसी प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है तो उस प्रॉपर्टी का नेचर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का नहीं रहता और पार्टीशन में प्रॉपर्टी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बेचने के सहित सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि इस केस में कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकार से पार्टीशन में प्राप्त की गई प्रॉपर्टी को परिवार की जरूरतों के लिए बेचा जा सकता है, जिससे ये भी क्लियर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में चले आ रहे मूल प्रिंसिपल के साथ छेड़छाड़ नहीं की, जो ये है कि किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के पार्टीशन के बाद पार्टीशन प्राप्त करने वाले लोगों की ब्रांच तक उस प्रॉपर्टी का नेचर जॉइंट प्रॉपर्टी का नहीं रह जाता और प्रत्येक हिस्सा उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति का सेल्फ एक्वायर्ड होता है। लेकिन उस व्यक्ति की आगे की पीढ़ी अगर मौजूद है तो आगे की पीढ़ी को उस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस वगैरह के कुछ अधिकार जरूर होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को कोई प्रॉपर्टी पार्टीशन में प्राप्त हुई है वो उसे अपने परिवार के कर्ता के रूप में परिवार की जरूरतों के लिए बेच भी सकता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एक लाइन लेकर हाईलाइट कर लिया जाता है और लोग उसी लाइन को नया प्रिंसिपल मानने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी फैसले को समझने के लिए उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को समझना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के पूरे वर्डिक्ट को पढ़कर ही ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में क्या प्रिंसिपल लेट डाउन किया है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ पाई होगी। दोस्तों, आपके और भी कोई लीगल सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे लीगल एक्सपर्ट से बात करने के लिए कॉल बुक भी करवा सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस करें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।